दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उनको डिज़ाइन किया गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। बुझी हुई शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ान से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों को रोना रोया नहीं करते। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है दोस्त। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं। देखिए, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण दी हुई है और ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके दो मूल आएंगे, दो मान निकल कर आएंगे इसके, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि मूलों का हरात्मक माध्य क्या है। मूलों का हरात्मक माध्य का मैंने फॉर्मूला पहली वीडियो में आपको बताया था। तो मूलों का हरात्मक माध्य का फॉर्मूला 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन से हम ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लेंगे ताकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकलने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ठीक है, और एक्स का गुणांक यानी -10, तो बी का मान -10, सी का जो गुणांक सी जो है वो 11 है, तो सी का 11 आ चुका है, ठीक है। मूलों को हरात्मक माध्य 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। भाई यहाँ पर देखिए, इधर थोड़ा सा इधर देखिए, हाँ, बी का मान -10, जब माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से हो जाएगी तो ये प्लस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 10 अपॉन 1 यानी 10 आ चुका है। अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रतिबंध जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। सी का मान यहाँ पर 11 है और ए का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 11 अपॉन 1 यानी 11। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें पता चल चुका है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें पता चल चुका है। अब हम इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे और हरात्मक माध्य इसका निकाल लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरात्मक माध्य जो होता है वो 2 इंटू 11 अपॉन 10, क्योंकि हमने उनके मान पुट कर दिए। भाई अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 11 और अल्फ़ा जमा बीटा का मान यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो 2 पंजे 10 यानी 5 यानी 11/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी बहुत शानदार तरीके से समझते हुए चलते हैं। ये भी देखिए, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है जी, x इज इक्वल टू 1 रखने पर जब हम इस पूरी समीकरण में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और वहाँ से इस पूरी इक्वेशंस का मान 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका x माइनस 1 इस समीकरण का एक गुणांक है, ठीक है। तो p माइनस क्यू इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू 1 प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, p से p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका मान लेते हैं कि इस समीकरण के एक मूल अल्फ़ा और दूसरा मूल बीटा है। तो ये हमारा अल्फ़ा का मान आ चुका है, यानी x इज इक्वल टू 1, यानी ये अल्फ़ा का मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये अल्फ़ा का मान हो गया हमारा। x समीकरण
के दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। हमने पहले से ही ए बी सी के मान निकाल रखे हैं। किधर निकाले हमने ए बी सी के मान? नहीं निकाले हैं भाई, हम भूल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, यहाँ देखिए सी अपॉन ए यानी सी आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, ये हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा के मान यहाँ से आर माइनस पी माइनस क्यू कॉमा 1 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत शानदार तरीके से सीखते हुए चलते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप मुझे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना ही मेरी मेहनत का फल होता है। कहीं भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो, मैथ में हो, फिजिक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आप 9997574396 इस नंबर पर कॉल कर कर पूछ सकते हैं। बिल्कुल इस पूरे मैथ की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पूरे कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, इसको ख़त्म होने के बाद मैं फिज़िक्स को स्टार्ट करूँगा। आपकी पूरी एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा देनी है, आपको टॉप 3 को मतलब टॉप कॉलेज दिलवा देना है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। समीकरण √3x² + 11x + 6√3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल आएंगे 2, क्योंकि इसमें 2 घात है, द्विघात, इसको हमने द्विघात समीकरण का नाम दिया क्योंकि इसमें घात 2 है, ठीक है। तो ठीक है जी, यहाँ देखिए √3x² + 2x + 9x, इस 11x को क्या हम 2x + 9x नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो +6√3 = 0। √3x² + 2x, क्या इस 9x को हम 3 × √3 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। इंटू x + 3√3 × 2 = 0, ठीक है। तो ठीक है जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमने यहाँ से देखिए इधर से हमने x को कॉमन निकाली एरिया, √3x + 2 प्लस 3√3 यहाँ पर भी है, 3√3 यहाँ पर भी है, यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो 3√3 हमारा कॉमन आ चुका है, √3x + 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो x + 3√3 √3x + 2 आ जाएंगे इनके फैक्टर। तो x = -3√3 और x = -2/√3, यही इसके मूल हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2011 में पूछा गया है। यदि x = √2 + √2 + √2 + अनंत तक जा रहा है ऐसी, तो इसका मान पूछा गया है कि इसका मूल क्या होगा, इसका x का जो ये x है ये इसका मूल क्या होगा, इसका पूछा गया हमसे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और ट्रिक के माध्यम से आप अपने जहन में भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं। ये जो अंदर दिख रहा है ना, इसकी इस तरह मल्टीप्लाई की जाए कि उनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है। अगर वर्गमूल में प्लस हो और जो संख्या हो तो उस संख्या के ऐसे टुकड़े किए जाएं कि उनका डिफरेंस 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसका हमने यहाँ पर इंटू किया, यानी 2 = 2, भाई इंटू करके तो वही आया हमारा, तो 2 = 2, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? 2 ही क्यों आएगा, 1 क्यों नहीं आएगा? 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सर इसमें प्लस है, अगर माइनस होता तो इसका आंसर 1 होता। यहाँ प्लस है तो इसका आंसर बड़ा लेंगे, प्लस है तो बड़ा लेंगे, माइनस है तो छोटा लेंगे, लेकिन उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि समीकरण x² - px + 8p - 15 = 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान क्या होगा? हमसे p का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से हमने a b c के मान निकाले पहले। भाई a का मान क्या आ गया हमारा 1, तो a का मान ये आ गया 1।
बी का मान माइनस पी बी का मान ये आ चुका है, ठीक है, और सी का मान ये पूरा पोर्शन सी का मान, ठीक है, यानी 8p माइनस 15। यदि मूल समान हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अगर मूल समान होते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हमने फॉर्मूला लगाया, माइनस के पी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल चुका हूँ, माइनस 4ac है ना, तो माइनस लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ -4 पी स्क्वायर 32p माइनस 16, ठीक है जी। पी स्क्वायर माइनस 32p प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो समीकरण निकल कर आई है ये वाली, अब इस 60 के ऐसे गुणा किए जाएं कि प्लस करके तो आए 32, लेकिन इंटू करके 60 आना चाहिए। तो हमने वही तो किया है। क्वेश्चन नंबर सॉरी 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पी स्क्वायर माइनस 30 दूनी 60 इन 30 प्लस 2 यानी 32 इंटू पी प्लस 60 इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 30p माइनस 2p प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से p को कॉमन लिया तो p माइनस 30, माइनस 2 को कॉमन लिया तो p माइनस 30, p माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसका नाइदर कर लिया है, अलग अलग कर लिया, यानी p का मान p इज इक्वल टू 30 आ चुका है, और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी p इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको बताया है प्रतिबंध, ये तभी लगता है जब मूल समान होते हैं, ठीक है। यहाँ हमसे कहा गया है कि दोनों मूल समान हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी सी के मान इस वाली समीकरण से निकाल करके पुट कर देने हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको अभी बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन कराया था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको दोबारा करवा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को दूसरी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 2 प्लस √0 एंड शून्य अनंत, ठीक है। तो ठीक है जी, तो x का मूल होगा x इज इक्वल टू √2 प्लस x, ठीक है। इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने x मान लिया, तो √2 प्लस x हो जाएगा, है ना। और हमने बोथ साइड स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वाला जो रूट है ये रूट कट जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ये दोनों को उठा करके इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही इसके फैक्टर करने हैं भाई, 2 के टुकड़े इस तरह की जाए कि माइनस करके तो 1 आवे और इंटू करके 2 ही आवे, तो 2 ही कम 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस एक्स, क्योंकि अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 और x प्लस 1 आ गए। यहाँ से भी x इज इक्वल टू 2 ही आया है, इसको हम लेते नहीं क्योंकि ये माइनस में आया है, ठीक है। तो दोनों ट्रिक सही है, लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा शॉर्ट है जो मैंने पहले बताई आपको। 2 इंटू 1 भाई, दो के टुकड़े इस तरह किए जाए, कोई सा भी नंबर ले, सपोज मान लीजिए उसके अंदर 72 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तो यही आए, लेकिन उनका डिफरेंस एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 नम 72, 8 नम 72, क्या इन दो का 8 9 का डिफरेंस एक नहीं है? सर बिल्कुल है। क्या गुणा करके 72 नहीं आ रहा? 8 9 72 सर आ तो रहा है। तो यही तो है ट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32 का हल है, हल है यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 समीकरण पहली, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32 समीकरण 2, ठीक है। अब हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दी, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। सर आपने 2x से 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए ये बता दीजिए। बच्चे मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए की है ताकि 2x यहाँ पर भी समीकरण में आ जाए और इस वाले समीकरण में भी आ जाए,
ताकि जब हम इस वाली समीकरण में से इसको माइनस करें तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाए, ताकि y का मान निकल जाए यहाँ से, इसलिए किया है। ठीक है, देखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण को 2 को माइनस कर देते हैं हम। 2x प्लस के 2y माइनस 2x, अंदर के निशान चेंज हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 32, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 6 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, यानी y का मान निकल चुका है। अब जैसे ही इस y के मान को हम उठा करके समीकरण पहली में लाकर रखेंगे तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 13। जैसे ही हम इस 13 में से ये 6 इधर को आ जाएगा ना, तो 6 को माइनस करेंगे, क्या 7 नहीं बचेगा? सर बिल्कुल बचेगा। तो बच्चे मैंने वही किया है, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 6 यानी इज इक्वल टू 7। x का मान 7, y का मान 6, यही हमसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जो है ये 2013 में पूछा गया है। यदि समीकरण kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है एक, अद्वितीय का मतलब होता है एक, यानी इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण का एक हल है। तो एक हल होने का प्रतिबंध मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 के बराबर नहीं आना चाहिए b1 अपॉन b2। ठीक है, तो इसका एक हल है। देखते हैं किस तरह हमने इसको किया है। अद्वितीय हल का प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 का मान हमने पहले निकाल के रखा है k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी 2 अपॉन 1। क्या ये इसके बराबर है? सर नहीं है। तो इसका हल होगा? सर इसका एक हल होगा। तो देखते हैं क्या हल होगा इसका। तो इसका हमने हल किया, हल नहीं किया इसको, अब हमने इसका ये हल किया है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। k का मान यहाँ से 9, यानी k का मान जो है वो 6 के बराबर नहीं है, नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दो संख्या का योगफल 15 है। अच्छे से समझिए इसको, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। क्या कहा गया है कि दो संख्या का योगफल 15 है। पहली संख्या का दुगना दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है। देखिए बच्चे क्या कहा गया है, पहली संख्या का दोगुना, ठीक है, दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, तो वे संख्या क्या होंगी? मान लेते हैं कि वो संख्या x और y है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। समीकरण पहली आ जाती है यहाँ से। ठीक है, अब हमसे कहा गया है पहली संख्या का दो गुना। भाई पहली संख्या तो ये रही, इसका दो गुना यानी 2x, तो 2x इज इक्वल टू, अब आगे देखिए, दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, दूसरी संख्या यानी 3y, दूसरी संख्या के 3 गुने से तो 3y प्लस 5 क्योंकि 5 अधिक है। ठीक है, अब 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 आ जाएगी यहाँ से। जैसे ही समीकरण 2 निकल कर यहाँ से आएगी तो दोनों समीकरणों को हमने हल किया यहाँ से। जब हम दोनों समीकरणों को यहाँ पर हल करेंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। वही बात अभी जो मैंने आपसे बताई थी, समीकरण 1 में 2 से गुणा क्यों की जा रही है? क्योंकि दूसरी समीकरण में 2x आ रहा है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x यहाँ पर भी आ जाएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x से 2x। ठीक है, तो ठीक है जी, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। समीकरण 3 आ गई। अब इस वाली समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा 2x प्लस की 2y माइनस 2x प्लस के 3y, क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे, अंदर के माइनस 3y था, ब्रैकेट खोल दिया हमने, निशान चेंज हो गए। ठीक है, 30 माइनस 5 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था 25, ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पर आना चाहिए था 25।
5 पंजे 25 यानी y का मान 5 आ चुका है। अब y के मान को समीकरण 1 में पुट करने पर, जैसे ही हम समीकरण 1 में y के मान को पुट करेंगे, देखते हैं पहली समीकरण क्या है हमारी, ये रही हमारी पहली समीकरण। अब हमने y का मान यहाँ पर जैसे ही 5 पुट किया तो 5 जब इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो x का मान यहाँ से 10 निकल कर आ जाएगा, y का मान 5 और x का मान 10। ठीक है, तो ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण 2x² माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल अल्फा प्लस के मूलों का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि इस समीकरण के मूल जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a, जैसे कि हम पहली वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो प्लीज़ जाकर के पहली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप पहली वीडियो को देखते हैं। ठीक है, माइनस के b/a होता है, यानी जब -11, ठीक है, और माइनस माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 11/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सोल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह समीकरण जिसके मूल 5 व 3 है होगी। वह समीकरण, भाई अब हमें मूल दे रखे हैं 5 और 3 और हमसे समीकरण पूछी जा रही है। मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको कल सूत्र बताया था एक, कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो उस सूत्र में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ रहा था और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ रहा था। ठीक है, अब हमने यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला, 8 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 15 आ गया। अब यहाँ से सूत्र ये होता है x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह मान रख देंगे उनके, इज इक्वल टू 0। x² माइनस 8x, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8 है तो 8x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 15, यानी 15 इज इक्वल टू 0। बस यही हमसे पूछा गया था, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों, आपके एग्जाम में मूलों की प्रकृति भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन दिखा तो मैंने आपको यहाँ पर नोट किया और आपको समझाने की कोशिश की। तो हमसे मूलों की प्रकृति पूछी जा रही है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछी जाए आपको d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac याद रख लीजिए कि ये एक फॉर्मूला है जिसको हम विविक्त कर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, अब यहाँ से ABC का मान, भाई b का मान माइनस, a का मान 1, c का मान 6, तो b² माइनस 4ac यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c। ठीक है, तो ठीक है जी, तो 25 माइनस 24, क्योंकि 6 चौक 24 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आ जाएगा प्लस के, क्योंकि स्क्वायर है, घात सम है उसकी, तो d का मान 1। अब ये ना तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और 0 से बड़ा है। मैंने बताया था कि अगर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा। प्रकृति ही पूछी गई थी, वास्तविक व असमान तथा अपरिमेय होगी प्रकृति इसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है a² माइनस 3ka प्लस के 3k² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल 26 है। भाई मान लेते हैं कोई इनके दो मूल है अल्फ़ा बीटा, उनका गुणनफल 26 दे रखा है, तो मूल क्या होंगे, वो अल्फ़ा बीटा के मान क्या होंगे ये पूछ रहा है हमसे वो। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3k, c इज इक्वल टू 3k² माइनस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 26, 3k² माइनस 1/1, क्योंकि c/a का मान दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने 3k² माइनस 1 माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 3k² माइनस 27 इज इक्वल टू 0,
3 का स्क्वायर 27, इधर को लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी k² = 9, क्योंकि 3×27। और जो हम इस वर्ग को उठा करके यहाँ से रूट लगाएंगे तो +-3 यानी 2 मान आएंगे, एक माइनस में एक प्लस में इसका। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि x + y + z = 6, xy + yz + zx = 11, तो x² + y² + z² का मान क्या होगा हमारा। अब हमने यहाँ से इस समीकरण को लिया x + y + z = 6, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग किया, यानी x + y + z का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये किसका फार्मूला होता है सर? ये x + y + z का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। बेटा मैंने वही तो खोला है, = 6 का स्क्वायर यानी 36, x² + y² + z² + 2 यहाँ से कॉमन ले लिया पूरे में से, तो xy + yz + zx = 36। अब ये इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, देखते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ देखिए xy + yz + zx = 11 दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ पर 11 को पुट करेंगे तो 2 × 11 = 36 आ जाएगा। x² + y² + z² = अब 11 दूनी 22, इस इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 36 - 22, x² + y² + z² = 14, यही तो पूछा गया था हमसे। दोस्तों बस आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, और मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना आपको, आप अपनी बुक में, आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलें ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। मैं आपसे बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी हाल में किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएं और टॉप कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाए। दोस्तों चलो इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो को डिज़ाइन करते हैं अगले दिन।